जय हिंद दोस्तों। आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे कि इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कोशिका का जो है भाग 1 और भाग 2। उसमें हमने आपको बताया था कोशिका की परिभाषा कि कोशिका किसी भी विधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सजीव कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और इसी तरह से अगली कड़ी में हम आपको बताते रहे हैं कोशिका के प्रमुख भाग। कोशिका के प्रमुख भाग। अब कोशिका क्या है कि अकेले तो संगठित होकर बनी नहीं है, तो उसमें हमने आपको कुछ बताया था बच्चों, अगर याद होगा आपको तो उसमें आपको ये बताया था कि कोशिका तो ऐसे बनी नहीं है, कोशिका के साथ तो और भी कोशिकांग होंगे ना, जिनका अपना अलग अलग क्या होता है, कार्य होता है। और उन कार्यों के आधार पर ही, जैसे कि किसी का काम है ऊर्जा को स्टोर करना, किसी काम है प्रोटीन का निर्माण करना, किसी का काम है लिपिड का फॉर्मेशन करना, तो कोशिकाओं के जो अलग अलग भाग हैं उनके अपने अलग अलग कार्य हैं। तो आइए कोशिकाओं के भागों के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। कोशिका भित्ति। कोशिका का जो है पहला भाग कोशिका भित्ति, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में विद्यमान होता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं होती है बेटा। पौधे का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो सुरक्षात्मक आवरण होता है बाहर का, उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों को देखे होंगे ना कि वो बाहर जो छाल वगैरह होता है बाहर की तरफ, जिसे बार्क बोलते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, कोशिका भित्ति है। बाहर का भाग देखते हो तो उसको थोड़ा सा निर्जीव हो जाती है, लेकिन जो अंदर वाला भाग होता है वो क्या करता है, वो अंदर का जो भाग है वो जीवित रहता है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में ही विद्यमान होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो सेलुलोज से होता है। तो सेलुलोज से निर्मित होती है कोशिका भित्ति। लेकिन इसके अलावा क्या है, हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है और पेक्टेड। कई प्रकार के रासायनिक संगठनों के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है बच्चे कि ये जो है ना, एक तरह से पौधों में पाए जाने वाला रासायनिक संगठन है, वो चाहे सेलुलोज हो या फिर हेमिसेलुलोज हो या पेक्टिन है। लेकिन कवकों की बात करें तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन, जहां पर समझा जाता है कि ये एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। आइए आगे देखते हैं। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण हमने आपको पहले ही बताया कि कोशिका या पौधों में पाया जाने वाला सबसे बाहरी भाग होता है, जो इन्हें बाह्य पर्यावरण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो प्रकृति की देन है ना कि बाहर से मान लीजिए अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं या छतरी ले लेते हैं या फिर किसी घर का प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन पौधों को नेचर ने पहले ही, प्राकृतिक ने पहले ही उन्हें जो है कि सुरक्षात्मक आवरण प्रदान किए हैं, जो है कोशिका भित्ति। फिर पौधों को ये मिला हुआ है, और पौधों से एक से सीखने वाली बात यह है कि पौधे चाहे धूप हो, वर्षा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वो हर एक मौसम में खड़े रहते हैं और खड़े रहकर आपको क्या देते हैं, मीठे फल। तो उनके जीवन में भी तो संघर्ष है, तो इतना संघर्ष करते हुए भी आपको मीठा फल भी देते हैं। आइए, उसमें भी फूल खिलते हैं संघर्षों के बाद, फिर जाके कहीं फल मिलता है। तो इसी तरह से जीवन का भी मतलब एक संघर्ष है, मानव जीवन का भी एक अपना संघर्ष है। जब वो मेहनत करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो फूल भी खिलेंगे, खुशियां भी आएंगी। आइए देखते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है कि आपके शरीर में ऊर्जा को जो स्टोर है उसको स्टोर करके रखता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो आपको बॉडी ये जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है कि प्रोवाइड कराता है, मतलब देता है आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम तो फेमस ही है। तो खोजकर्ता अल्टमान या अल्टमैन ने 1886 में 1886 में किया। नामकरण किसने किया? सी बेंडा ने किया। श्वसन प्रक्रिया
के दौरान इसमें एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी के द्वारा ही शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। तो उसी तरह से जीवाणु व नीले हरित शैवाल में अनुपस्थित होता है, मतलब इन जीवों में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, परंतु जैसे जीवाणु है तो कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल तो होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। नीले हरित शैवाल जो कि साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अन्य नाम से किससे जाना जाता है? अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस यह एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर फिर कोशिकाओं को देता है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और खोज करता है पैलेट, परंतु राइबोसोम का जो निर्माण किया वो है रॉबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट के द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, यह हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि प्रोटीन क्या है कि एक प्रकार का निर्माणकारी तत्व है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रोटीन की खोज किसने किया या प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया? बार्जीलियस ने किया। हालांकि इसमें मुल्लर का भी नाम आता है। और प्रोटीन जो है वो एक प्रकार का निर्माणकारी तत्व है। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर होता है। इसके अलावा उसमें सल्फर की भी मात्रा होती है। प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत हैं वो खासकर जो दलहनी फसलें हैं, जो दाल हैं, जो पल्सेज हैं, उनमें जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। आइए आगे समझते हैं। तो यह हमारे शरीर में क्या कर रहा है बेटा? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, जो कि कोशिकाओं में हुई टूट फूट या उत्कोम हुआ टूट फूट, उसके मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, जो कि राइबोसोम करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 80S जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है यूकैरियोटिक जीवों में। प्रोकैरियोटिक मतलब जो अल्प विकसित होते हैं, जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उनका केंद्रक तो विकसित होता है, पोड विकसित होते हैं, उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका कला भी होता है, मतलब उसके ऊपर झिल्ली भी पाई जाती है ना। आइए आगे समझते हैं। तो राइबोसोम खोजकर्ता पैलेट है, जबकि नामकरण रॉबर्ट्स द्वारा हुआ और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। अन्य नाम है प्रोटीन की फैक्ट्री। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का उत्पादन करते हैं, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका भी तो पाई जाती है। अभी आगे उसको हम आपको सिखा रहे हैं बेटा, क्या है उसमें। चलिए अगली कड़ी में बढ़ते हैं। केंद्रक। किसके बारे में? केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो केंद्रक की जो खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। केंद्रक क्या करता है कि कोशिकाओं के सभी जैविक प्रक्रियाओं को, चाहे वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो, श्वसन हो, कोई भी क्रिया हो कोशिकाओं के अंदर जो हो रही है, उसको नियंत्रण करने वाला कौन है? केंद्रक। ठीक इसी प्रकार से कह सकते हैं कि इस धरती पर हम तो एक नाम मात्र हम लोग हैं, लेकिन उनको चलाने वाला कोई न कोई है जो केंद्रक की तरह कार्य कर रहा है। आप जैसे जैसे अच्छे कार्य करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सफलता मिलती जाएगी। आइए देखते हैं आगे। तो केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज किया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। जो केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है। इसके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं होता है। हालांकि प्रोकैरियोटिक में जो है कि आपको जो है केंद्रक तो होगा, लेकिन बिखरा हुआ होगा, उसके ऊपर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होगी। तो आगे देखते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत। जो केंद्रक है वो केंद्रक कला से घिरा होता है। जैसे मान लो कि यहाँ बेटा केंद्रक है, तो ये केंद्रक जो है ऐसे करके घिरा रहता है, और केंद्रक के अंदर एक और झिल्ली होती है डबल मेम्ब्रेन।
उसके अंदर होती है केंद्रिका, और केंद्रिका के अंदर ही होते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या है? ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे आनुवांशिक पदार्थ में जैसे क्या आ सकता है? आ सकता है डीएनए तो है ही, उसके अलावा क्या है? आरएनए है, उसके अलावा क्या है बेटा? क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, फिर उसके बाद आपका क्या है? जीन है, ठीक। उसके अलावा क्या है? क्रोमैटिड, क्रोमैटिड भी तो है। डीएनए वास्तविक आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि डीएनए का फोटोकॉपी बनाने का काम कौन करता है? आरएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि यहाँ क्रोमोसोम है, फिर जीन है, क्रोमैटिड है। तो डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। जबकि आरएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और आर्थर वर्ग ने किया था। जबकि क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्डेयर ने दिया था। जबकि जीन की खोज किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये सभी के सभी क्या हैं? आनुवांशिक पदार्थ हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो केंद्रक का मतलब है कि सारा मटेरियल अपने पास रखता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने की में सहायता करता है, और उस केंद्रक के केंद्रिका में ही आनुवांशिक पदार्थ होगा, वो है डीएनए का स्रोत। ये तो हमने आपको बता ही दिया बच्चे, डबल मेम्ब्रेन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, केंद्रक के आगे बढ़ते हैं तो अगला है गोल्जी उपकरण। यह भी एक प्रकार का कोशिका का भाग है जो क्या करता है कि पदार्थों को दिशा निर्देशन का कार्य करता है। इसी कारण से इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी की खोजकर्ता किसने किया? कैमिलो गोल्जी। इन्होंने अपने नाम पे ही रख लिया ना, देखो कैमिलो गोल्जी तो है ही, नाम इनका कैमिलो। तो सन कितना था? 1898, मतलब 1898 में इन्होंने गाल्जी उपकरण की खोज किया था। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना, कि कौन सी गाड़ी किधर से जाना है, कौन सी गाड़ी किधर आना है, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों से मैं कहूँगा कि ट्रैफिक के जो भी नियम हैं, उस नियमों का पालन सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इसके लिए अगर आपके लिए करती है, ट्रैफिक नियम बनाई है, तो वो है आपके हित के लिए, ठीक है। आप ये कहिए कि सरकार को जो है कि इस तरह से जो अफसर हैं उनके धोखे में रखकर, तो आप जो है कि कोशिश ये करें कि जितने भी ट्रैफिक के रूल्स हैं उसको फॉलो ज़रूर करें। इससे आपका ही हित होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करना ज़रूरी है। देखो हमारे बॉडी में है ना कि नियम बना के रखा है कि कौन सा पदार्थ कहाँ पे जाना है, ठीक। तो इसीलिए जो भी ट्रैफिक पुलिस हैं ऐसे ठंड में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको हमारा जो है दिल से सलाम। इस देश के जितने भी सैनिक हैं, इस देश के जितने भी किसान हैं, जितने भी छोटे मोटे वर्कर, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को सलाम करते हैं, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों का योगदान है इस देश के विकास में, और हर लोगों का अपना एक महत्व है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। कबाड़ी देखे हो, कबाड़ी को लगता है कि अरे यार कचड़ा बिन रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि एक तरह से साफ सफाई तो कर रहा है, उसका भी तो अपना एक काम है ना, उनका भी तो अपना क्या है कि एक रिस्पेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी, इसमें छोटे छोटे सिस्टर्नी होते हैं, जैसे करके संरचनाएं होती हैं। उन संरचनाओं के अंदर जो है कि ठीक है सिस्टर्नी बनी होती है, और सिस्टर्नी के अंदर ही जितनी भी क्रियात्मक क्रिया होगी, जितनी भी रासायनिक क्रिया होती है कोशिकाओं के अंदर, इन्हीं के अंदर संपन्न होती है। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पदार्थ कहाँ पर जाना है। तो इसीलिए इसे अन्य नाम से जाना जाता है यातायात प्रबंधक, अर्थात ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है कि कहाँ से इसको कहाँ जाना है। और निर्माण क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है। इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा ही आनुवांशिक पदार्थों के निर्माण में सहायक होता है। तो इसका कार्य क्या है? ये क्या बनाती है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है।
आइए आगे समझते हैं लाइसोसोम। ये क्या करता है? एंजाइम्स का निर्माण करता है। एंजाइम शब्द का प्रयोग किसने किया था? कोहने ने किया था। एंजाइम किस प्रकार की ग्रंथियों से स्रावित होते हैं? तो वो हैं बाह्य स्रावित ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है जो कि पाचन क्रिया में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य के लार में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? कौन सी? तो वो है टाइलिन। टाइलिन क्या करती है कि स्टार्च का पाचन करती है। उसके अलावा उसमें लाइसोजाइम तो होता है। लाइसोजाइम क्या करता है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लेकिन टाइलिन क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च होता है उसे डाइजेस्ट कर देता है। तो ये पाचक एंजाइम्स निर्माण करता है कोशिका के अंदर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएजेस, ये सब एंजाइम का निर्माण करता है। और यही एंजाइम मिलकर क्या करते हैं कि पोषक तत्वों को डाइजेशन करते हैं, हम पाचन क्रिया में सहायता करती हैं। पाचन की परिभाषा क्या होगी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद वो चेंज हो जाएगा किस में? ग्लूकोज में। तो पहले तो जटिल था, फिर सरल में हो गया। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। आइए लाइसोसोम के बारे में पढ़ने जा रहे थे। तो खोजकर्ता किसने कौन है? डी डुवे 1958 में 1958 खोज करता है डी डुवे। डुवे ना। अन्य नाम आत्मघाती थैली। ये क्या करता है कि पदार्थों को आदान प्रदान में सहायता तो करता ही है, परंतु क्या करता है कि कभी कभी जो है कि जब कोई एंजाइम्स जो है कि कोशिकाओं से पराशरण क्रिया नहीं कर पाती है या फिर उसके आर पार नहीं जा पाती है, तो ये कोशिका क्या करती है कि अपने ही सेल्स को नष्ट कर लेती है। जैसे बोलते हैं क्या? आत्मघाती थैली। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, स्वयं को ही मार लेती है। ठीक। गाल्जी का निर्माण, गाल्जी उपकरण का जो निर्माण होता है ये लाइसोसोम के द्वारा ही होता है, परंतु आरबीसी में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है ना। पता है वो लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन जैसे ऊंट है, लामा है, तो इनके आरबीसी में जो है कि केंद्रक भी पाया जाता है, उसके अलावा लाइसोसोम भी है। जैसे ऊंट हो गया, लामा हो गया, जो उसकी प्रजातियां हैं। तो ये हो गया आपका लाइसोसोम। इसका काम क्या है बेटा? एंजाइम्स का निर्माण करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतःप्रदव्वी जालिका। अंतःप्रदव्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एक तो तरफ प्रोटीन का निर्माण होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? लिपिड का निर्माण होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक पूरी तरह से बॉडी में, जो कोशिकाओं में एक जालिका संरचना बनाता है ना। जैसे बॉडी का शेप बनाना है तो उसका जाल पूरी तरह से, कोशिकाओं को अगर ध्यान से देखो तो कोशिकाएं आपको ऐसे 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 करके दिख रही। तो ये जो जालिकाएं, ये जो दिख रही हैं, ये जो दिख रही जालिकाएं, ये क्या है? अंतःप्रदव्वी जालिका, जो कि क्या करता है कि बॉडी का यानी कोशिका का एक शेप तैयार करता है। तो अंतःप्रदव्वी जालिका की खोज जो है के.आर. पोर्टर ने किया था। यह दो प्रकार का होता है। जैसे इसमें दिया है कि RER, क्या दिया है? RER, यहां समझते हैं बच्चों। RER इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि SER का क्या मतलब होता है? SER का मतलब होता है कि स्मूथ, SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें से जो RER है वो किसका निर्माण करती है? वो करती है प्रोटीन का।
तो ये प्रोटीन का निर्माण क्यों करती है? क्योंकि RER पर जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जबकि SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो यह किसका निर्माण करती है? लिपिड का संश्लेषण करती है, मतलब फैट का संश्लेषण करती है। तो RER जो है वो बनाती है प्रोटीन, जबकि SER क्या बनाती है? लिपिड बनाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि RER प्रोटीन का संश्लेषण क्यों कर रहा है? क्योंकि RER कोशिकांगों पर राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि SER क्या है? लिपिड का संश्लेषण करता है। अब पढ़ते हैं बेटा लवक। तो लवक को हम प्लास्टिड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड भी कहते हैं, प्लास्टिड्स। तो लवक पौधों में पाए जाने वाले, सिर्फ पौधों में ही पाए जाते हैं। तो जो लवक हैं वो पौधों को रंग प्रदान करते हैं, चाहे वो हरा हो, नीला हो, पीला हो, फ्लावर्स, उन्होंने जो है कि उत्पादन में सहायता करते हैं। तो यह केवल पादपों में उपस्थित होते हैं। खोजकर्ता कौन है? हेकल। हेकल ने लवक की खोज किया, परंतु इस शब्द का प्रयोग सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितने में? 1865 में, 1865 में। तो आगे हम पढ़ाते हैं लवक के प्रकार पढ़ाते हैं। तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अच्छे से, ठीक। अगर बच्चों किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ये सभी लोगों के पास पहुंच सके जो अच्छा नॉलेज है। तो हमने कहा है, कई बार हमने कहा है कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी का इस धरती पर या इस संसार ब्रह्मांड में, ठीक है, उपयोग करोगे तो वो लौट कर आपके पास ही आना है। मतलब अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब ही तो करना है। वो जो रेड वाला होता है सब्सक्राइब, उसी को टच कर देना है, ठीक। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से जो है आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाएं। अभी तो हम आपको केवल सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहे हैं। अभी हमने क्लास वाइज हमने नहीं शुरू किया है। तो हम आपको नीट का भी पढ़ाएंगे, जितना बायोलॉजी का 11th 12th का पूरा सेक्शन है, मैं दोनों सेक्शन आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसके अलावा कंपटीशन लेवल का भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। आपको बायोलॉजी की सारी सुविधाएं यहाँ से आपको मिल जाएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन क्वेश्चन हो, आपको यहाँ से मिलता जाएगा। अगली कड़ी में हम लवकों के प्रकार के बारे में समझेंगे। नोट कर लीजिए। तो अगली कड़ी में हम आपको लवक के बारे में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं।